हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कंसेप्ट चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो है अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास जल्दी से पहुंच जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है एंशियंट वाला हिस्ट्री जो पार्ट है वो हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अशोक से, और इस पूरे वीडियो में जो सिर्फ अशोक के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा इसका होता है चैप्टर है। तो टॉपिक ये अशोक वाला थोड़ा बड़ा है, तो सिर्फ आज इसी को पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अशोक लिखा हुआ है। तो बिंदुसार, ये अशोक जो था, ये अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये अशोक किसका पुत्र था? तो ये बिंदुसार का पुत्र था। यानी इसमें लिखा हुआ है बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। देखिए पहले तो हम आपको बताया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी उनके बेटा बिंदुसार होता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है उनके जगह पे अशोक जो है गद्दी पे बैठता है, मतलब मगध के इस महान गद्दी पर 260 ईसा पूर्व में चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके माता का नाम। तो अशोक के माता का नाम क्या है? तो शुभद्रांगी। नाम याद रखिएगा, शुभद्रांगी। शुभद्रांगी माता का नाम है। उसके बाद आगे देखेंगे राजा बनने के समय अशोक, अब यहाँ पे देखिए, जब राजा बनने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब यह राजा नहीं था उस वक्त एक अवंती नाम का जगह था, वहाँ का इसको राज्यपाल बना के रखा गया था। लेकिन जब यहाँ पे जो राजा का बनने का बारी आया तो इस राज्यपाल के पद को छोड़ करके और मगध में आ गए थे, फिर यहाँ पे राजा बने थे। तो ये कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि राजा बनने के समय वो मतलब कि कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के। और अवंती में क्या थे? तो राज्यपाल थे। कुछ अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है मास्की, गुर्जर, नेत्यूर और उडेगोलम में। यहाँ पे देखिए कहा गया कुछ ऐसे अभिलेख मिला है, जैसे कि बहुत सारे अभिलेख में यहाँ पे नाम दिया गया है जहाँ पे अशोक का नाम अशोक ही मिला है। जैसे कि क्या क्या हो गया? मास्की अभिलेख हो गया, गुर्जर हो गया, नेत्तूर हो गया और उडेगोलम हो गया। इस अभिलेख में जो है अशोक का नाम रियल में अशोक ही मिलता है लिखा हुआ। आगे देखेंगे अशोक के बारे में बहुत सारा चीज़ जानेंगे। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट हम लोग देख रहे हैं आराम से। तो आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको काम देगा। अब बार बार नोट्स बनाने का मौका मिलता नहीं है, इसीलिए जब मिले मौका बना लीजिए, आपको बाद में भी काम देगा। आगे है इस पॉइंट में पुराण में कहा गया, पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण जो होता है, एक पुराण जो ग्रंथ है, उसमें अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। भाभु अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया है। एक भ्राभु अभिलेख है, यहाँ पे देखिए नाम है क्या है? भ्राभु। तो भ्राभु अभिलेख में जो है अशोक अपने आप को क्या बताते हैं? तो मगध का राजा बताते हैं। अलग नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट देखिए, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग एक जगह है जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे जो है अशोक आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नामक भिक्षु से लिया था। अब जो है यहाँ पे अशोक के बारे में कहा गया कि बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? तो उपगुप्त नामक भिक्षु से लिया था, जो बौद्ध भिक्षु था उनसे लिए थे। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का था, यानी अशोक पहले अपने को ब्राह्मण धर्म में मानते थे। और उसके बाद कहा गया कलहन के राजतरंगिणी में अशोक, अब अशोक जो है पहले कहा गया कि ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन कलहन जो एक व्यक्ति है उनके पुस्तक लिखी गई राजतरंगिणी में अशोक को क्या कहा गया है जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कहा गया कि अशोक को शैव धर्म का उपासक बताया गया है। शैव धर्म या शिव की उपासक।
तो पहले वो क्या थे, ब्राह्मण थे, उसके बाद शैव धर्म के उपासना इसमें बताया गया है। बाद में निग्रोध के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी वो बौद्ध धर्म के मतलब उपासक शुरू से नहीं थे, बाद में जाके बौद्ध धर्म को अपनाया है, इसका मतलब यही है। तो किसके प्रवचन सुनकर, तो निग्रोध है, यहाँ पे नाम देखिए दिया हुआ है, निग्रोध के प्रवचन सुनकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब देखेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो इसमें हम लोग शिलालेख में जो है इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे, समझ गए ना, सबसे क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए अशोक के प्रमुख शिलालेख कौन कौन है। इधर शिलालेख आपका दिया गया है, इधर विषय दिया गया है कि किस शिलालेख में किस बात की चर्चा की गई है। तो पहला है पशु बलि की निंदा। पहला शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है, मतलब पशु को बलि नहीं करना है, मतलब मारना नहीं है। दूसरा में है मनुष्य एवं पशु चिकित्सक व्यवस्था। दूसरा शिलालेख में जो है मनुष्य एवं पशु की व्यवस्था की, मतलब कि मेडिकल चीज़ों को जो बढ़ावा दिया गया है मनुष्य के लिए और पशु के लिए भी, ये व्यवस्था उसमें किया गया है, लिखा गया है। 7वां 8वां अशोक ने तीर्थ यात्रियों का उल्लेख है। 7वां 8वां जो है इसमें अशोक के तीर्थ यात्री के बारे में है, जो कहाँ कहाँ तीर्थ यात्री किए इसके बारे में। 11वां के बारे में देखेंगे धम्म की व्यवस्था। धम्म एक शब्द है जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक संगठन बनाया था, उनको धम्म कहा गया था। ये 11वां में धम्म की व्यवस्था। नेक्स्ट है अशोक ने अजीबकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने क्या किया था, अजीबकों मतलब समझते गरीब लोग जिनके पास बेरोजगारी ये सब जो होते हैं नहीं था, मतलब कुछ विशेष व्यवस्था उनके पास खेती बाड़ी, गरीब लोग, उनके लिए जो है रहने के लिए बराबर की पहाड़ियाँ जो कि बिहार में ही है, गया के आसपास है, में 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया था पहाड़ को काट करके। इन गुफाओं का यहाँ पे नाम दिया गया है, देखिए गुफा का नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। 4 प्रकार का उसमें मतलब गुफा बनवाया गया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने, अब देखिए अशोक के पौत्र कौन थे, तो दशरथ याद रखिएगा। अजीबकों को नागार्जुन गुफा दिया गया था। यानी इसमें भी कहा गया कि अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, उन्होंने भी अजीबकों को यानी गरीब लोगों को नागार्जुन गुफा को बनवाया गया था पहाड़ काट करके, ये गिफ्ट में दिया गया था गरीब लोग को। नेक्स्ट है अशोक के 13वें शिलालेख सबसे लंबा है, और अशोक का कहा गया कि 13वां जो है शिलालेख वो सबसे बड़ा और लंबा है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अब इसमें कह रहा है आपसे कि बौद्ध जो थे, मतलब अशोक जो थे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और उनकी बेटी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। भारत में जो है शिलालेख का प्रवचन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। शिलालेख ये सब लिखने का जो है शुरुआत सबसे पहले माना जाता है भारत में तो अशोक ने ही किया था। इसके शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ये जो अशोक हैं इनके शिलालेख कई तरह के लिखे गए हैं भाषा में, जैसे ब्राह्मी भाषा, खरोष्टी भाषा, ग्रीक भाषा, अरमाइक भाषा जो है इस तरह के लिखा गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से है। देखिए ग्रीक और अरमाइक जो है कहाँ से मिला है आपको, अफगानिस्तान से मिला है, ये ज़्यादातर उधर ही पाया गया है। खरोष्टी लिपि सहजवादी गढ़ी मनसेहरा यानी पाकिस्तान से मिला गया है। खरोष्टी ग्रीक अरमाइक अफगानिस्तान से रिलेटेड है, खरोष्टी पाकिस्तान से, सहजवादी और मनसेहरा भारत में सिर्फ मिला है, तो ब्राह्मी लिपि भारत में ही मिला है, ये अलग कहीं और नहीं मिला है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता था, दायां से बायां यानी दाईं से बाईं यानी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। अशोक के 3 अभिलेख हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख।
ये 3 टाइप का जो है अभिलेख लिखा जाता था, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। आगे देखिए, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में प्राद्रेटी पैंथलर ने किया था। अब अशोक के शिलालेख की सबसे पहले खोज किसने किया था? तो 1750 में पाद्रेटी पैंथेलर ने किया था। लेकिन कहा गया कि अशोक के अभिलेख की खोज तो कर लिए थे पैंथेलर, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए थे। तो सबसे पहले पढ़ने वाला काम कौन किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 ईस्वी में। शिलालेख की संख्या टोटल पूछा जाए तो इसका संख्या 14 है। स्तंभ लेख की संख्या अगर स्तंभ लेख की देखा जाए तो 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है। देखिए, स्तंभ लेख की संख्या 7 है, जो कि केवल किस में है? ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है, कोई दूसरा भाषा का यूज नहीं किया गया है इसमें। अब देखते हैं कहाँ से ट्रांसफ़र किया गया किस लेख अभिलेख को। यहाँ पे दिया हुआ है प्रयाग स्तंभ लेख। यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ने वाले, क्या प्रयाग स्तंभ लेख है। तो यह पहले कौशाम्बी में था। कहाँ था? कौशाम्बी में। अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में रखवा दिया। अब देखिए, ये जो शिलालेख था अशोक का, ये पहले कौशाम्बी में था, वहाँ से उठाकर अकबर कहाँ रख दिया गया? इलाहाबाद के किले में रखवा दिया गया। दिल्ली टोपरा, क्या नाम है? दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। पहले टोपरा में था, अब वहाँ से उठाकर कहाँ ला दिया गया? दिल्ली में। किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। आगे देखेंगे, एक और तीसरा नंबर है दिल्ली और मेरठ। इसमें कहा गया कि फिरोज शाह द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया। एक और जो था, मतलब कि कहाँ लाया गया? तो फिरोज शाह के द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ इसको कहते हैं। रामपुरवा, यह स्तंभ चंपारण बिहार में है। पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि रामपुरवा जो है स्तंभ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा चंपारण बिहार में है। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा लौरिया अरेराज किस जिला में है? बिहार में। अगर एग्जाम होगा पूछ देगा तो आपको याद रखना है चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, तो ये भी चंपारण बिहार में है, जिसपे मोर का चित्र बना है। तो इस तरह से आपको बदल बदल के कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर देना है आपको कि किस में मोर है, किस में मोर नहीं है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कौशाम्बी जो अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा और सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है कि अशोक के द्वारा लिखा गया जितना स्तंभ है यानी अभिलेख है, जिसमें 7वां सबसे बड़ा है, ठीक है, और मतलब सबसे लंबा है। क्या है? सबसे लंबा है। और सबसे छोटा देखा जाए तो स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। याद रखिएगा, लंबा और सबसे छोटा। प्रथम अभिलेख में यह घोषणा, देखिए प्रथम जो अभिलेख है उसमें क्या घोषणा किया गया अशोक के द्वारा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सभी मनुष्य क्या है? मेरे बच्चे हैं। यह हमेशा पूछा जाता है। लगभग ये क्वेश्चन बहुत पुराना है हो गया और लगभग एग्जाम में पूछ ही लिया गया है, लगभग सारे एग्जाम में। तो ये इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम अभिलेख में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। ठीक है, कहा कि युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करता था उसको हम लोग क्या कहते थे? मतलब उस समय क्या कहा जाता था? तो नायक कहा जाता था। सैन्य विभाग का बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? सेनापति। अब देखिए यहाँ पे सैन्य विभाग, जैसे कि सैनिक जो है, सेना है, उसका एक बड़ा अधिकारी जो होता था जिसको ऑर्डर मानना पड़ता था, उसके अंडर जो सेना लोग होते हैं उसको सेनापति कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर जो होते थे, जो समाचार लाते थे गुप्त तरीके से, उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है, अब बस ज़्यादा नहीं, अब ख़त्म ही होने वाला है।
यहाँ पे देखिए सरकारी भूमि दिया गया है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता है। सरकारी भूमि को क्या कहते थे? सीता, याद रखिएगा। इस तरह से देखा जाए तो मौर्य शासन कितने वर्ष तक चला? तो मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम राजा यानी शासक कहा जाए तो कौन था? बृहदत्त था। याद रखिएगा, बृहदत्त था। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से जो है मौर्य वंश की समाप्ति होती है, एक नया वंश आ जाता है। तो यहीं से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बृहदत्त की हत्या करके इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने नया वंश शुंग वंश बना लिया। कहा गया कि बृहदत्त जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या कौन कर देता है? इसका ही एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है पुष्यमित्र शुंग, ने ही जो है बृहदत्त की हत्या कर देता है। अब बृहदत्त की हत्या कर देता है तो कोई मेन आदमी बनता नहीं है, सेना इसके कंट्रोल में है। क्या करेगा भाई? अब ये जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। उस हिसाब से इन्होंने क्या किया? मौर्य वंश को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसके जगह पे शुंग वंश की स्थापना कर लिया गया। किसके द्वारा? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इस तरह से आपका यहाँ तक ये क्वेश्चन एंड हो गया है। अब अगले हम लोग वीडियो में मिलेंगे एक नया चैप्टर से, मतलब कि टॉपिक पे, जहाँ पे शुंग वंश से आपका स्टार्ट होगा कि शुंग वंश के संस्थापक तो आप समझ ही लगे, शुंग वंश मेन क्या हुआ नहीं हुआ, अब उसके बाद फिर कौन वंश आया, यही सब पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।